प्रीति, अदिति यस और सर। सानी। सर सारे इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चंस की सर। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, हाँ सर, होगी। ठीक है। प्रीति आपके पास भी है ना? जिसके पास ना हो वो मुझसे दोबारा मांग ले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली जो आपकी पीडीएफ है वो मैंने आपको आंसर वाली दे रखी है अलग से, और क्वेश्चंस वाली दे रखी है अलग से। तो हर पीडीएफ में यूनिट वाइज आप दो तीन क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। दो भी सिलेक्ट कर लो चाहे तीन सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि कौन सा सेलेक्ट करें छः क्वेश्चन में से, तो मैं बता दूंगा आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। उस क्वेश्चंस को आप रट लो। रटने का मतलब है इस तरीके से परफेक्टली याद कर लो कि वो क्वेश्चन अगर आता है तो बिल्कुल आप छाप दें वो आंसर। जैसे कहते हैं ना, आंसर छाप दिया इसने तो जैसा है वैसा एज इट इज़ लिख के आ गया, तो उसे कहते हैं आंसर छापना। तो वैसे आंसर आप छाप दो उसका। हर सब्जेक्ट में यही काम करो। सिर्फ 5 यूनिट है, 10-12 क्वेश्चन आप याद कर लो। उस 10-12 क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करने का आपको फ़ायदा बेनिफिट ये होगा कि अगर उसमें से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपके एग्जाम में फंस जाते हैं, 4 भी फंस जाते हैं, तो आपके 70 मार्क्स का पेपर जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना बढ़िया हो जाएगा कि उसमें से अगर मार्किंग टाइट भी रही तो आपके 55-60 तक आपके मार्क्स आ जाएंगे उसके अंदर। और अच्छा आपने लिख दिया तो 65 भी आ सकते हैं, लेकिन 60 तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। तो उससे ये होगा कि आपका स्कोर एकदम से बढ़ जाएगा। तो बहुत सारा जब हम याद करते हैं सारा जो है तो दिमाग में जाके मिक्स हो जाता है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती आती हैं उसको रिकॉल करने में। लेकिन जब हम लिमिटेड पढ़ लेते हैं और लिमिटेड को याद कर लेते हैं, सिर्फ उसी पे फोकस करके जाते हैं, तो उसमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन रिस्क बढ़ने के साथ साथ हमें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कहते हैं जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा बेनिफिट उसका। तो बड़ा बेनिफिट लेने के लिए बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका है पढ़ने का। इस तरीके से भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि हर यूनिट के 2 या 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, ज़्यादा क्वेश्चन आपने किए नहीं, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मुझसे पूछना है तो मैं भी आपको बता सकता हूँ और आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो। हर यूनिट वाइज मैंने आपको दी है। हर यूनिट में से किसी में से 2 सिलेक्ट होंगे, किसी में से 3 सिलेक्ट होंगे। उनको रट लो अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं घोल के पी जाओ, उस तरीके से उसको रट लो। तो उस तरह से अगर आपने रट लिया तो आपको एग्ज़ाम देने में ये फ़ायदा होगा उसका कि उस क्वेश्चन में से अगर आपने मतलब 12 क्वेश्चन करके गए आप, 12 में से आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन फंसे हैं, और 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन फंस गए आपके 20-20 के और एक फंस गया आपका 10 का, तो आपके 60 और 10 70 मार्क्स हो, यानी कि 70 का घुमा फिरा के आपका पेपर बन जाएगा उन क्वेश्चन में से। और वो 70 का पेपर का मतलब ये है कि आप जब परफेक्टली बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लिख के आओगे तो आपके मार्क्स जो घटने हैं वो कम हो जाएंगे, और एक आपके जो प्रेजेंटेशन है वो सुधर जाएगी ऑटोमेटिक। एग्जामिनर जो है आपके वो सीधे से फ्रंट पे जब देखेगा और वो 6-7 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, 3-4 क्वेश्चन, तो उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन आपने इधर उधर लिखे होंगे तो उससे भी आपको मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो 55 नंबर वो मान लो और 15-20 नंबर और मान लो, तो आपके आराम से स्कोर जो है 60+ चला जाएगा एग्ज़ाम में। तो 60+ स्कोर लाने का ये भी एक तरीका है। इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वो बच्चे जिनको याद करने में, याद रखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके लिए ये एक बहुत बेटर सोल्यूशन है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सबको अच्छे तरह से याद हो रहा है? रिस्पॉन्ड किया कर ताकि पता तो लगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर आप मेरे को मैं एक बार प्लीज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से भेज देना प्लीज। किस किस सब्जेक्ट के? सारे ही भेज देना अगर बाई चांस, तो मुझे ग्रुप से ही निकालने पड़ेंगे सर। आदित्य, बाई चांस का मतलब कुछ भी नहीं होता है। आप पहले देखो आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, फिर मैं वो सारी पीडीएफ आपको अगेन दोबारा से सेंड कर दूंगा आपके पर्सनल नंबर पर। और दूसरा ये है कि आप आपको इंग्लिश के पेपर को छोड़ के बाकी सब पेपर को इस तरह से तैयारी करो, क्योंकि अभी आपके दिन होते जा रहे हैं कम, मटेरियल यस होता सर। जा रहा है ज़्यादा। तो अब आपको स्ट्रेटेजी चेंज कर दो, कल से आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना शुरू करो, बल्कि आज रात से ही पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा, एक सुबह जल्दी और एक रात को लेट, ये 2 टाइम आप पढ़ने का स्पेशल निकालो। रात को लेट नाइट स्टडी करने का फ़ायदा ये होता है कि डिस्टरबेंस कम होती है, बहुत लोग कम परेशान करने वाले होते हैं। दिन में क्या होता है ना, कई बार जैसे आप गर्ल्स हैं तो मम्मी भी कह देती है ये बना दो या ये पकड़ा दो या ये दे दो, या जरा देख लो खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है उसको चेक कर लो, या रोटी बना दो। तो उसमें क्या होता है, हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बोलने से मम्मी भी नाराज़ हो जाती है कि पूरे दिन घर में बैठे रहती हैं फिर भी इतना सा काम करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जब हमारा पढ़ने का बहुत अच्छा मन होता है तभी वो क्यों काम के लिए कह देते हैं। हमें भी ये इरिटेशन होती है ना, नॉर्मली हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और
में ही प्रॉब्लम है, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसका निकालने का एक यही तरीका है, या तो हम सुबह जल्दी उठें, सुबह 6 बजे से हम पढ़ने बैठ जाएं 8:30 9 बजे तक। ये 3 घंटे ऐसे होते हैं जिनके घर में अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उन्हीं के घर में डिस्टर्बेंस रहती है, बाकी ज़्यादातर घरों में डिस्टर्बेंस नहीं होती। और जो ऑफिस जाने वाले हैं वो भी अपना 8 बजे उठते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाते हैं। तो ये टाइम होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का पढ़ने का बेस्ट। दूसरा टाइम सबसे अच्छा होता है पढ़ने का आपका रात का। रात में जब हम लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं 9 बजे, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक हम आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, जैसे हम रील्स देख लेते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं, फेसबुक को चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करते हैं। ये सबका टाइमिंग हम लोग हटा के दोपहर में कर दें, दिन में 4 से 6 बजे तक जब हमें नींद आती है, उस टाइम पे हम ये सब काम करना का शुरू कर देते हैं, तो नींद नहीं आएगी एक तो सब काम करने से, और दूसरा ये सब हमारा जो है काम भी हो जाएगा, और जो हमारा फ्री टाइम हो जाएगा रात को खाली, उसमें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको भी 9 बजे पढ़ना है उनको काम ये करना पड़ेगा कि अपना खाने खाने का टाइम 7 बजे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 7 बजे डिनर कर लेंगे तो 9 बजे आप इजीली पढ़ने बैठ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के खाने के बाद भी पढ़ लेते हैं, उनको नींद नहीं आती, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको खाना खाते ही नींद आने लगती है। तो जिनको नींद आने लगती है वो 7 बजे अपना खाना डिनर कंप्लीट करें, 1 8 घंटे हल्की सी नींद ले लें, उसके बाद 9 बजे से पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि 9 बजे आपको कोई घर के काम के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठंड का टाइम है, आराम से रजाई में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो कुछ और आपको पता लग रहा है मेरी स्टडी से कोई फ़ायदा होगा तो ज़रूर बताना, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस से आपको बताया कि आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो बेस्ट है पढ़ने का तरीका। तीसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ इसके अंदर, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नो सर। कहीं ऐसा ना हो कि लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं बेकार की बातें में, हमारा समय ख़राब कर दिया। नो सर। लेकिन ये है कि इस समय आपको मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको पढ़ने से ज़्यादा मतलब विज़न आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्लर रहा तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी ब्लर हो जाएंगे, 45 60 तक मार्क्स अटक जाएंगे, जाके 45 50 के बीच में अटक जाएंगे, या फिर 40 तक रह जाएंगे आपके मार्क्स। तो मार्क्स को बढ़ाने का ये भी तरीका है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ें, क्योंकि अब टाइम हमारे पास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज जनवरी 4 भी निकल गई, 5 जनवरी मान लो आ गई है, तो आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं, और सब्जेक्ट है 5। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट से शुरू करें जो सबसे अच्छा समझ में आता है आपको। अगर इंग्लिश से शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले स्टोरीज कंप्लीट करें इंग्लिश की, क्योंकि अगर आप स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपके 60 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। स्टोरी में मैंने आपको बार बार बताया कि स्टोरी आपको दो तरह से कंप्लीट करनी है, एक तो समरी, जितने भी कैरेक्टर हैं उसकी कैरेक्टर वाइज समरी। दूसरा काम उसका राइटर जो है, राइटर के बारे में 10 से 12 लाइन आपको याद कर लेनी है। राइटर का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, अगर वो जिंदा है तो कहाँ रहता है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ। उसका कई राइटर्स ऐसे होते हैं जिनका लिखने का नाम अलग होता है, ओरिजिनल नेम अलग होता है, तो वो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। उस राइटर की लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस राइटर ने क्या क्या अचीवमेंट्स है, मतलब क्या उसको अवार्ड मिला है, क्या पदक मिला है, क्या पुरस्कार मिला है, वो सब आपको पता होना चाहिए, वो सब आप लिख देना उसके अंदर। और फिर और राइटर के बारे में अगर लिखने को आएगा और मान लो 20 मार्क्स में आएगा, तो थोड़ा बहुत राइटर से शुरू करना, बाद में वो स्टोरी लिख देना, उसके बीच में स्टोरी की समरी डाल देना, लास्ट में फिर दोबारा राइटर के बारे में कुछ 2 4 5 लाइनें लिख देना। इस तरह से आपका राइटर का क्वेश्चन 20 मार्क्स में कंप्लीट हो जाता है। तो जब आपकी समरी कंप्लीट हो जाए इंग्लिश की, समरी का मतलब ये है कि आपके पास टोटल 5 स्टोरी हैं, जिसमें से आपको 4 स्टोरी करनी है। 5 की 5 भी कर सकते हो जो बच्चे करना चाहें, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह करना है तो 4 स्टोरी कोई भी अच्छी तरह से कर लो आप। और 4 स्टोरी करने में आपको 2 दिन लगाने हैं बस। एक दिन में अगर आप दोनों टाइम पढ़ते हैं उनमें, तो आप तो एक दिन में कर लोगे, और जो दोनों टाइम नहीं पढ़ रहे, एक टाइम पढ़ रहे हैं, वो 2 दिन में स्टोरी कर लो सबसे पहले कंप्लीट। और तीसरे दिन में वो क्वेश्चंस कर लो जो मैंने आपको अलग से क्वेश्चन दिए हैं, बस इंग्लिश 3 दिन में आपका कंप्लीट। और जो बच्चे दोनों टाइम पढ़ रहे हैं उनका 2 दिन में इंग्लिश कंप्लीट। 3 दिन में आपका इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद आप इंग्लिश का बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो बचा है वो मैं बात बताऊँगा क्या करना है। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ लो इंग्लिश का, उसके बाद इंग्लिश को साइड कर दो, फिर दूसरा आपको सब्जेक्ट लेना है। मान लो दूसरा सब्जेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट पसंद है, या आपको पॉलिटिकल पसंद है, या आपको लीगल हिस्ट्री पसंद है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको लीगल हिस्ट्री पसंद है। अब लीगल हिस्ट्री में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिए हैं। अब 3 असाइनमेंट में होंगे करीब करीब आपके 17 क्वेश्चन होंगे, 16 या 17 क्वेश्चन होंगे।
आप 16-17 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो आपको करने इस तरह से। उन 10 क्वेश्चन को आप करना शुरू कर दो 3 दिन के अंदर। तो 3 दिन में आपके 10 क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक दिन में आपको 3 क्वेश्चन करने तैयार। और तैयार कैसे करोगे, जैसे आपने उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ लिया, फिर उसका एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पे उसी टॉपिक का, फिर आपने दोबारा से उस क्वेश्चन को रीड किया, चाहे वो मेरे असाइनमेंट में से करो, ये ज़रूरी नहीं कि आंसर आपको मेरे ही तैयार करने, हो सकता है आपके पास ज़्यादा अच्छा आंसर हो, कोई बुक हो आपके पास उससे रेफ़र करो, नहीं हो तो गूगल सर्च करके एक बार देख लो, हो सकता है मेरी लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरी ही लैंग्वेज करो, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, गूगल पे सर्च करके कोई और आंसर भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे आंसर ईजिली मिल जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये। तो वहाँ पे आप देख लो, उसके बाद फिर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका आंसर नहीं मिल पा रहा तो मुझसे पूछ लो, या फिर आपके पास बुक होगी, मानसी होगी या यूनिक होगी या लॉ गुरु होगी या कोई राइटर की बुक है, उस बुक को रेफ़र कर लो। तो इस तरह से आपको एक दिन में सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 दिन में आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। फिर 6 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं इसमें, फिर अगला सब्जेक्ट ऐसे ही पकड़ लो, फिर उसमें 3 दिन मानो, फिर अगले सब्जेक्ट में 3 दिन मानो, तो आपके 10 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो सकता, 10 दिन में नहीं, 5 3 15 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 15 5 20 जनवरी तक आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इतना करो अभी। जब आप एक बार इसको लर्न कर लोगे ना, आंसर को पहले लर्न करो, पहले उसको रीड करो, फिर उसकी वीडियो देखो, फिर दोबारा से उसको रीड करो, फिर उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो कि कितना आपको मेमोराइज रहा। फिर उसमें आप देखो कौन कौन से पॉइंट आप लिख पा रहे हो और जो पॉइंट आपके छूट रहे हैं। मतलब एक आंसर को याद करने का एक तरीका ये होता है कि बड़ा आंसर पैराग्राफ में है, मान लो पैराग्राफ में 6 पेज का आंसर है, 5 पेज का आंसर है, तो आप उसके पॉइंट्स बना लो, हर पेज के 10 10 पॉइंट बना लो कि एक एक रजिस्टर के पेज में इतना आंसर आ रहा है, इसके 10 पॉइंट निकालने हैं मुझे, मेन पॉइंट जो है। उसको फिर तो मैं कहानी अपने आप बना ही लूँगा या बना सकती हूँ, ये कहानी मिला जुला के पॉइंट्स को 10 पॉइंट मैंने निकाल लिए, उन 10 पॉइंटों को याद कर लो बस। उसके हिसाब से कहानी अपने आप लिख के देख लो अपने रफ रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में या उसी रजिस्टर में आगे के पेजेस पर ऐसा मत करना। एक रजिस्टर अलग रखना जिसमें आप प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखो, एक रजिस्टर अलग रखना जिसमें आप प्रैक्टिस करो। ये सब कर लेना, फिर आपका एक आंसर प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन लिख कर जरूर देखना, खाली याद करके मत छोड़ देना, क्योंकि जब हम याद करके छोड़ देते हैं ना तो चीज़ें ना हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो पाता, वो और फंसी रह जाती हैं चीज़ें। इसलिए हमें याद करके लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखने से हमें पता लगता है कि हमारा प्रेजेंटेशन मतलब जो हमारे अंदर गया वो कितना % बाहर निकल पा रहा है। कोई और अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है आपको या कुछ आप पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ लो। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की। कुछ आपको पूछना है कि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है लर्न करने में, हो सकता है आपके सामने कोई और स्पेशल तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और है तो वो आप पूछ सकते हो। कुछ नहीं आ रहा? अदिति, सानिया? नो सर। तो फिर हम करते हैं शुरू आज की क्लास को। कि आपने सुना है कि अभी सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है क्लास को? प्रीति ने लगता है सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ सर। नहीं अदिति नहीं, प्रीति। अच्छा, मैं नाम में कंफ्यूज हो गई, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई। मैं अदिति को नहीं, प्रीति को पूछ रहा हूँ कि प्रीति ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, मैंने उसे 2 3 बार पूछा है, उसने शायद सिर्फ क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, सुना नहीं है। तो कोई नहीं, मैं आज लॉ एंड मीडिया आपको नहीं करा रहा सर, हूँ। सर हेलो, मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मतलब मैं रास्ते में हूँ और मैं सिर्फ सुन पा रही हूँ, अच्छा कान में अच्छा, बड्स लगा रखे हैं तो इस वजह से ओके ओके, मैं मतलब रिकॉर्ड इस वजह से नहीं कर हाँ पाती। ठीक है, तो आप जो है स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई उस तरीके से आप पढ़ना शुरू करो। और अगर आपकी कुछ अलग से कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे बच्चों के ना अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो वैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अलग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मुझे प्रॉब्लम तो का सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है, बाकी का तो मुझे पता है कि मैं कवर कर लूंगी। इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है कि समरी वगैरह कैसे हो। इंग्लिश में तो मैंने आपको बताया ना, समरी याद करनी है आपको, राइटर्स का याद करना है। समरी तो आप एक काम करो, 3 4 वीडियो देख लो, एक ही स्टोरी के 5 वीडियो देखो।
रटना पड़ेगा? रटना क्यों पड़ेगा, फिल्म जैसे देखते हैं ऐसे देख लो ना। हाँ जी, समरी। और फिर 20 मार्क्स का आपने और क्या बताया था? 20 मार्क्स का इंग्लिश में मैंने आपको अलग से असाइनमेंट दिया हुआ है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ओके सर। वो क्वेश्चंस आपको कर लेने। इसलिए कि इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो अलग से भी आप क्लास ले सकते हो, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। अभी ये है कि इंग्लिश को आप करोगे तो कैसे करोगे। देखो इंग्लिश में आपकी 5 स्टोरीज हैं, जिसमें से 3 या 4, 4 या 5 स्टोरी पे फिल्में बन चुकी हैं, तो फिल्म देख लो ना उसकी। सारी स्टोरी पे फिल्म बन चुकी है, मूवीज बन चुकी हैं। 2 ढाई घंटे की मूवी देखो, आपको आज ऑटोमेटिकली स्टोरी याद हो जाएगी। कैरेक्टर्स आपको अपनी तरीके से डिफाइन करना चाहिए, थोड़ा ना स्टोरी के वर्ड्स वही लिखने हैं। अपनी कहानी अपनी समरी बनाओ, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं पूरा कैरेक्टर पूरी स्टोरी याद हो जाती है, उसी तरीके से इसमें भी करना है। कैरेक्टर्स ही तो याद रखने हैं हमें। स्टोरी के अंदर जो वोकेबलरी इन्होंने यूज़ किए, जो वर्ड इन्होंने यूज़ किए, वो जरूरी नहीं हम भी वही वर्ड्स यूज़ करें, उतने हाई या उतने हाई लेवल वर्ड्स का हम इस्तेमाल करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यूज़ करें। हम इजी और नॉर्मल इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको भी यूज़ करके बना सकते हैं समरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा समरी पूरी कवर होनी चाहिए। एक ही स्टोरी के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, उन सब वीडियो को देखो। सारी स्टोरी की जब 5 वीडियो देख लेते हैं आप, तो आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा जो होती है ना, वो माइंड में एकदम बैठ जाती है कि हाँ स्टोरी में क्या है ये हमें पता है। तो उससे क्या होगा कि आपको स्टोरी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है जो खुद भी बना के लिख सकते हैं। इंग्लिश में के पेपर में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं बच्चों को, और मार्क्स भी नॉर्मली बच्चों के ठीक ठाक ही आते हैं। इस सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो आपकी बैक आती है वो आती है कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में बच्चों की। तो कॉन्ट्रैक्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट वैसे पढ़ने में काफ़ी ईजी है, ईजी टू ग्रैप्स, ईजी टू लर्न, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़्यादातर बैक उसी में आ रही है बच्चों की, कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप उसी को थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जिसमें बैक आती है बच्चों की, वो है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद किसी की बैक आई है तो वो मैंने देखी है आपकी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, लॉ एंड मीडिया में, तो फिर तो जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके तो किसी में ही बैक आ सकती है। लेकिन नॉर्मली जो बैक आती है बच्चों की, जिसे कहते हैं कि भाई इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है, तो वो आपकी आती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सेमेस्टर में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसी को आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। बाकी अभी मैंने आपको इजी मेथड बता दिया कि 10-10 क्वेश्चन करके आप तैयार कर लो, बस ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार कर लो। 10 क्वेश्चन भी ऐसे तैयार करने जिसके आंसर बड़े परफेक्ट से हैं वो आपके। यानी कि एक तो कम कर रहे हो, ऊपर से अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर तो कम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, रिस्क भी ले रहे हो, लेकिन उस रिस्क के अंदर भी आपको गेन नहीं होगा, फिर क्या फ़ायदा उस रिस्क को लेने का। इसलिए कम करो लेकिन अच्छा कर लो, ताकि आप बहुत अच्छा आंसर उसका लिख पाओ उन 10 क्वेश्चंस का। और 10 क्वेश्चन तैयार करने में 3 दिन से ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। एक दिन में सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है। जब हम एक दिन में 3 क्वेश्चन करते हैं तो कोई दिन ऐसा भी आएगा जब 3 से आप 4 कर लोगे। ऑटोमेटिकली 3 दिन में 10 क्वेश्चन ईजिली आपके तैयार हो जाएंगे। और जो बच्चे वर्किंग है वो एक टाइम तो पढ़ ही सकते हैं, तो वर्किंग वाले बच्चों के लिए भी ठीक है, 3 दिन में एक कोर्स कंप्लीट हो रहा है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है आपका। सर आप इस सैटरडे को भी क्लास देंगे? मैं आपको अगर क्लास चाहिए तो ले लूँगा अलग से। ग्रुप वाइज क्लास तो आजकल इसलिए भी नहीं लूँगा कि बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका। सिर्फ मैं रिवीजन ही कराने के क्लासेस लेता हूँ। तो उस वजह से अभी आपने देखो 3 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है बस, 10-11 बच्चों में से। तो डाउट अगर आपके हैं, कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो आप उसके लिए मुझसे अलग से सेशन लो ना। मैंने आपको बोला है सबको कि कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, याद करने में, समझने में, तो आप मुझसे अलग से क्लासेस ले सकते हैं। इंडिविजुअल क्लासेस होंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी कर पाऊंगा, बता पाऊंगा कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है। तो अभी हम लॉ एंड मीडिया करते हैं। लॉ एंड मीडिया वाला पीडीएफ आप निकाल लो। लॉ एंड मीडिया वाले एक ही पीडीएफ मैंने सब कुछ कवर किया है आपका। तो लॉ एंड मीडिया का असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट में मैंने सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मीडिया एंड द ह्यूमन राइट्स। तो मीडिया और ह्यूमन राइट में क्या मतलब अंतर है, डिफरेंशिएटर है, या क्या एक जैसा है उसके अंदर, या दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की,
तो ह्यूमन राइट्स का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो मानव है उसके जो बेसिक्स राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन करने का काम ह्यूमन राइट्स का रहता है, यानी कि मानव के अधिकारों की रक्षा करना। तो इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है जो इसके लिए काम कर रहा है, और बहुत सारी एनजीओज भी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। यानी कि अलग अलग देश की जो सरकारें हैं वो ह्यूमन राइट्स पर लगातार काम कर रही हैं, चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट है, यूएसए गवर्नमेंट है, अमेरिका की गवर्नमेंट है, या आपकी लंदन अमेरिका सॉरी ब्रिटेन वाली सरकार है, चाइना की सरकार है, सब जगह ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कंपलसरी करा रखा है। तो मीडिया जो है एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है। अगर मैं आपको एक इशू की बात करूं तो इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन जो था पहले नहीं था, बाद में जाके बना है 95 में शायद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का निर्माण हुआ है इंडिया के अंदर। उसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर था यूएनओ का, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी के लोग थे वो अधिकतर कंप्लेंट करते थे, जो कश्मीरी माइग्रेंट थे या कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं वो हमेशा यूएनओ में जाकर शिकायत करते थे, या पाकिस्तानी आर्मी शिकायत करती थी कि जो इंडियन आर्मी है वो हमारे पर अनक्रुएलिटी कर रही है, यानी कि अत्याचार कर रही है, जो मुस्लिम लोग हैं उनको मार रही है। ऐसे मतलब उनकी शिकायतें थी लगातार कि उनकी जो फीमेल्स हैं, उनकी जो बहन है, बेटियां हैं, उनके साथ रेप कर रही है इंडियन आर्मी। तो इस तरह से बहुत सारी शिकायतें यूएन के पास जाती थी। तो यूएन ने एक्शन लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि आप जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इंडिया ने कभी बनाया इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमने ह्यूमन राइट्स को जगह दे दी थी। बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका राइट टू लिव है, ये सब जो है फंड ये ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आते हैं, ह्यूमन राइट सब्जेक्ट के ही हैं इश्यूज है, लेकिन हमने इनको फंडामेंटल राइट बना के कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी थी। इसलिए हमने सोचा था कि अलग से हमें ह्यूमन राइट कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यूएन का लगातार प्रेशर आ रहा था तो 95 के अंदर हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया, और साथ साथ हमने स्टेट का भी ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। तो नेशनल और स्टेट दोनों तरह के ह्यूमन राइट कमीशन का निर्माण हुआ। अब जो है जितने भी ऐसे मुद्दे आते हैं जो ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे मुद्दों की जो सुनवाई होती है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर होती है, और उसी को अलग से अधिकार भी दिए हुए हैं, पावर्स भी हैं, वो एक्शन ले सकते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन किसी के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट की इलेक्टोरल बॉडी हो, यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर आपका जो कैबिनेट होती है, जो मेन ब्रेन कहा जाता है सरकार का, वो हो। उन सब के अगेंस्ट भी एक्शन लेने की पावर इसके पास होती है। सबसे ऊपर होता है ह्यूमन राइट कमीशन। दूसरी तरफ अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया जो है था इंडिया में आज़ादी से पहले ही आ चुका था। जैसे हम लोग रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो तो बहुत सही पहले ही आ गया था, और रेडियो के थ्रू जो ब्रॉडकास्ट करके गांव गांव में मैसेज पहुंचाए जाते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन मैसेज के थ्रू बताया जाता था। गांधी जी लगातार रेडियो पे आके बोलते थे, पब्लिक को संबोधित करते थे, उनको उनके अधिकारों के लिए जागरूक करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी भाषण आते थे, सरदार भगत सिंह के भी आते थे, आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, वो भी बहुत बार रेडियो से लाइव आते थे, लोगों को संबोधित करते थे। तो ये रेडियो जो था बहुत टाइम पहले ही आ गया था इंडिया के अंदर। टीवी बहुत बाद में आया, आज़ादी के टीवी ने एंटर किया इंडिया के अंदर, लेकिन रेडियो बहुत साल पहले ही आ चुका था। और टेलीफोन भी काफ़ी टाइम पहले आ गया था। तो मीडिया जो था काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन मीडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे मीडिया पहले गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में चलता था, गवर्नमेंट ने हर चीज़ के ऊपर कब्जा कर रहा था, चाहे वो प्रेस हो जो न्यूज़पेपर छापती है, या बुक प्रिंटिंग प्रेस हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा रहता था। गवर्नमेंट इन सबको अपने अधिकार क्षेत्र में रखती थी। इनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी लिखने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। ये कोई लोकल मटेरियल टाइप करने से पहले भी इनको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ता था। इस वजह से मीडिया की आज़ादी छिनी हुई थी बिफोर द फ्रीडम। लेकिन आज़ादी के बाद जब मीडिया बना, मतलब इंडिया के अंदर, इसको एक फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है मीडिया को। थ्री पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको मीडिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात जो निकल कर आई वो ये था कि मीडिया के भी अलग से राइट्स होने चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत समय से आवाज़ उठ रही थी कि मीडिया को फ्री कर देना चाहिए, गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र से हटा देना चाहिए। तो 1990 के अंदर मीडिया को एक अलग से बॉडी बनाई गई, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट का नाम दिया गया, और इसके अलग से पावर्स होती हैं। और ये जो आपके टेलीविज़न है, आपके सोशल मीडिया है, आपकी वेबसाइट है, आपका रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, सबको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो ह्यूमन राइट की बात करें तो ह्यूमन राइट भी 95 के अराउंड इंडिया में आया, और 90 के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट को पावर मिली, अलग से उसको एक पहचान दी गई।
तो दोनों चीज़ें लगभग लगभग एक ही सदी की आई हैं। तो इसके क्या था, इन दोनों चीज़ों के आने से जो इंडिया के अंदर था वो सूचना की क्रांति आ गई। यानी कि अब जो है लोग को इन्फॉर्मेशन जो है विदाउट हेजिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेयर जो है, जो जानकारियाँ थी वो लोगों तक पहुँचने लगी। अब लोगों को सही जानकारी मिलती थी। अब सरकार का कोई प्रेशर नहीं था मीडिया के ऊपर, मीडिया एक फ्री थी, लेकिन साथ में मीडिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर दी गई, कुछ इसके लिमिटेशन बता दी गई, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां दे दी गई मीडिया को। क्योंकि जब भी हम लोग फ्री होते हैं, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दी हैं, हमें कई चीज़ों की आज़ादी दी है, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डिसाइड कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। उस ड्यूटीज़ इसलिए डिसाइड की है क्योंकि जैसे हमें राइट टू फ्रीडम है, हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ हमें ये बोलने का अधिकार थोड़ी ना है कि जैसे दूसरे की भावना को हम ठेस पहुँचाएं। यानी किसी और की आज़ादी छीनने का भी हमें अधिकार नहीं है। इसलिए हम केवल वही मैटर पर बोल सकते हैं जिससे किसी दूसरे के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचता हो। तो उसी तरह से मीडिया के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई कि मीडिया कुछ भी छाप सकता है, लिख सकता है, लेकिन किसी की भी किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकता। डिफेमेशन मतलब किसी की बुराई करना, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो, कोई डिपार्टमेंट हो सरकार का, कोई सरकारी अधिकारी हो, उसके खिलाफ पर्सनल रिवेंज के लिए मीडिया कुछ भी लिख नहीं सकती, उसको पर्सनली डिफेमेशन नहीं दे सकती। अगर ऐसा मीडिया करती है तो मीडिया के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो मीडिया के लिए भी बहुत सारे कंट्रोल्स बना दिए इन्होंने। अब आगे है, व्हाट डज द रिस्पॉन्सिबल मीडिया लुक लाइक। अगर हम मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं तो मीडिया किस तरह दिखता है। तो मीडिया एक सच्चाई की मतलब एक सच्चाई की प्रतिमूर्ति की तरह नजर आता है, जहाँ पे हम लोग सही इन्फॉर्मेशन जो होता है मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचती है, और लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो तैयार होता है। क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक ओपिनियन को तैयार करना। इसलिए जब भी गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आती है या कोई नई योजना बनाती है गवर्नमेंट, तो हमेशा मीडिया के थ्रू उस योजना को पब्लिक तक पहुंचाती है। यानी कि मीडिया का ये रोल रहता है कि वो पब्लिक तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दे जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके नेसेसरी। फॉर एग्जांपल मान लो कोई नई पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, अब उस नई पॉलिसी की अगर लोगों को जानकारी होगी तभी तो लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर उसकी जानकारी ही नहीं होगी लोगों को तो वो उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। तो इसलिए कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लान अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो उस प्लान को जनता तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो मीडिया ये काम करती है। साथ साथ जो मीडिया होती है वो ह्यूमन राइट्स के लिए भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा होता है तो उस मुद्दे को उठाने का काम मीडिया का ही होता है। मीडिया उसको जनता के सामने लेके आती है और जो जुडिशरी होती है हमारी उसको मजबूर कर देती है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो इसी तरह से ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू, ह्यूमन राइट कमीशन तक जो सूचनाएं पहुंचाने का काम होता है वो मीडिया करती है। फॉर एग्जांपल मान लो गांव देहात में कोई गरीब लड़की है जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके अधिकारों के लिए ह्यूमन राइट्स उसका वायलेशन हो रहा है, तो उसके ह्यूमन राइट्स को दिलाने के लिए मीडिया ही तो रोल प्ले करेगा। मीडिया उसकी बात को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचाएगा और फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम और दिन पर दिन रिपोर्ट तैयार करके उसके ऊपर प्रेशर बनाने का काम भी मीडिया ही करेगा। जैसे फिलहाल अभी दिल्ली में एक कंझावला केस हुआ, तो उस केस के अंदर जो लड़की की डेथ हो गई वो गाड़ी के अंदर जो फंस गई थी या फंसा दी गई थी, उसके द्वारा 12 किलोमीटर तक वो घसीटती चली गई। तो इस मुद्दे को उठा कौन रहा है? इस मुद्दे को मीडिया उठा रही है, जिसकी वजह से पुलिस मजबूर हो रही है केस की सही से जांच करने के लिए। क्योंकि शुरू में तो पुलिस ने एक रिपोर्ट बना दी थी कि ये हिट एंड रन का केस है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मीडिया रोज़ नई नई चीज़ें लेके आ रही है, तो उसकी वजह से पुलिस पे लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी पुलिस कल जो है उसके फ्रेंड को लेके आई थी और पुलिस ने कहा कि उसकी फ्रेंड उस दिन उसके साथ थी और एक्सीडेंट के टाइम पर भी उसके पास ही थी, मतलब साथ ही थी स्कूटी पर, बाद में डर के मारे भाग गई थी अपने घर। लेकिन मीडिया ने तुरंत स्टिंग कर उसका एक वीडियो निकाल दिया। वो अपने घर जब जा रही है तो वो ऐसा दिख ही नहीं रही कि वो कहीं से ऐसी डर कर आई है या उसकी फ्रेंड का कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो नॉर्मली अपने घर जा रही है, उसके हाव भाव से पता नहीं लग रहा है। और दूसरा उसने ये कहा था अपने बयान में कि उसने अपनी माँ को बता दिया था सब कुछ सच घर जाके एक्सीडेंट के बारे में। तो वो तो बाद में मीडिया ने ये डिस्क्लोज कर दिया कि उसने अपनी माँ को कैसे बताया कि वो तो अपनी माँ से अलग रहती है पिछले 10 साल से, 10 साल से या 3-4 साल से वो अपनी माँ से अलग रह रही है, जो उसकी फ्रेंड है निधि। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो पुलिस कह रही है अलग और मीडिया कह रही है अलग। तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही जानकारी सही समय पर सही लोगों के सामने रखना। तो पब्लिक तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी मीडिया का रहता है। तो जहाँ पर भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा वहाँ पे तुरंत मीडिया एक्शन लेगा। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर वो है, डिस्कस द
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बताना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। व्हाट ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट हमारे इस अधिकार को कहाँ तक रोक सकती है या इस पे कहाँ तक रोक लगा सकती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप मुझे क्या बता पाएंगे जो हमारे आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। सर इसके अंदर हमें क्या नाम है सब कुछ बोलने का हक है, पर क्या नाम है किसी धर्म के ऊपर नहीं बोल सकते हम, क्या नाम किसी के धर्म को टारगेट नहीं करेंगे, वो टारगेट तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है हम कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, सारी हमें बोलने की आज़ादी है, कुछ भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें एक्सप्रेशन की आज़ादी है, लेकिन साथ में हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम किसी और के अधिकारों को ना छीनें। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फ्रीडम तो है हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, लेकिन फॉर एग्जांपल हम हिंदू हैं तो हम किसी के और के धर्म के ऊपर टारगेट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्म अच्छा है दूसरे का धर्म खराब है या मुस्लिम धर्म ठीक नहीं है। ऐसा कहने का हमारे पास राइट नहीं है। मतलब बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारे पर लगी हुई हैं। दूसरा इसके अंदर ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डिफॉर्मेशन करने का मेरे पास राइट नहीं है। मतलब किसी के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाने का मेरे को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। नहीं है कि मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मैं बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर उंगलियां उठा दूं, किसी के बारे में गलत बोल दें। कुछ लोगों की आदत होती है वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, र्यूमर्स फैला देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है अलाउड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये भी रोक लगाई हुई है। साथ में जो अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, मीडिया होते हैं, उनके ऊपर भी एक रोक है, क्योंकि मीडिया को भी आर्टिकल 19(1)(2) के अंदर ही जोड़ा गया, 1(a) के अंदर ही जोड़ा गया है, और इसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। यानी कि मीडिया बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के डरे किसी भी न्यूज़ को पब्लिश कर सकता है, पब्लिक के सामने ला सकता है। लेकिन साथ में अगर कोई भी कोर्ट में अगर केस चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसके जजमेंट आने से पहले उस व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार मीडिया के पास नहीं होता। यानी कि मीडिया उसको कल्प्रिट नहीं ठहरा सकता जब तक उसके खिलाफ कोर्ट ये ना कह दे कि उसने ही गुनाह किया है। क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मान लो एक लड़का रेप केस के अंदर पकड़ा गया, तो मीडिया ने पहले से ही उसको दोषी करार दे दिया। रेप केस में भी वो पकड़ा गया, रेप के चार्ज के बाद प्रूफ नहीं हुआ, अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है वो, अभी उसकी केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट केस का डिसीजन आने से पहले ही पूरी मीडिया ने उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया कि हर जगह वो रेपिस्ट के नाम से जाने लगा, हर जगह उसको लोग रेपिस्ट कहने लग गए। लेकिन बाद में जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चला और कोर्ट का जब डिसीजन आया, तो कोर्ट ने ये फाइंड कर दिया कि जो लड़की थी उसने झूठा आरोप लगा दिया उसके ऊपर अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए, जबकि उनके बीच में कोई भी रिलेशंस अगर बने थे तो वो रजामंदी से और सहमति से बने थे, लेकिन फिर भी उसने उस लड़के को फंसाने के लिए ऐसा किया। तो यहाँ पर वो व्यक्ति तो जेल से छूट जाएगा, कोर्ट से छूट जाएगा, उसको सजा नहीं होगी, उसको कोर्ट छोड़ देगी, लेकिन जब वो समाज के बीच में आएगा तब तक उसकी 26 तरह के तैयार हो चुकी होगी कि उसने रेप किया था या नहीं किया था, उसको गलत आरोपों में फंसा गया था। लेकिन फिर भी वो जिस गली मोहल्ले कहीं से गुजरेगा या अपने घर में रहेगा तो उसको लोग रेपिस्ट ही कहेंगे, और रेपिस्ट के नाम से ही वो पहचाना जाएगा, उसके समाज में पहचान इस तरह की हो जाएगी। तो इस वजह से मीडिया के इस अधिकार पर रोक लगाई गई है कि आप कभी भी इस मतलब जजमेंट आने से पहले उसको गुनाहगार साबित नहीं करोगे। लेकिन नॉर्मली मीडिया करता है ऐसे ही है, जैसे आजकल आ रहा है ना कंझावला केस के दरिंदे, ऐसे करके पेश किया जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब मतलब अभी तो साबित भी नहीं हुआ कुछ भी, अभी स्टोरी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपना डिसीजन पहले से ही दे दिया। तो मीडिया ये गलत काम करता है, लेकिन ऐसा मीडिया को करना अलाउड नहीं है। मीडिया के ऊपर ये रोक लगाई गई है। द राइट ऑफ द स्पीच इंक्लूडिंग द राइट नॉट टू स्पीक, बोलने के अधिकार का मतलब है ना बोलने का अधिकार। यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ चीज़ें ना बोलने का भी आपको अधिकार है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड अ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स इन एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस सेल्फ हैंस इन द फॉर्म्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि ये कहता है कि एक व्यक्ति, जैसे खेल हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई और गेम खेलते हैं, तो उसमें जब एक बॉलर बॉल डालने आता है तो जो कमेंटेटर होता है वो पहले से डिसाइड कर देता है कि इस बॉल पे 6 जाएगा, और उस बॉल पे अगर बैट्समैन आउट हो जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ, मीडिया ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वो आउट होगा। मीडिया ही कमेंट्री है, मतलब कमेंटेटर जो है ऐसे मीडिया है, तो उसने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वो बैट्समैन आउट हो जाएगा, लेकिन वो बैट्समैन तो आउट नहीं हुआ, या फिर उसने 6 लगा दिया या 6 नहीं लगाया, वो आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कई चीज़ों में मीडिया की जो बातें होती है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है, जिसपे मीडिया को ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में ये मेंशन किया था
कि जो हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, उसको लहराने के या घर के ऊपर लगाने के या किसी भी मंत्रालय बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग पे लगाने के कुछ नियम और कायदे हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। जिसने भी अपने घर पे फ्लैग लगा रखा है या किसी मंत्रालय, किसी ऑफिस बिल्डिंग पे फ्लैग लगा हुआ है, नेशनल फ्लैग, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें उसकी, हमारा जैसे शाम होते ही फ्लैग को आधा नीचे करना होता है, सुबह होते ही उसको ऊपर करना जरूरी है, फ्लैग हमेशा से लहराना चाहिए। दूसरा, फ्लैग हमेशा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे आप फ्लैग नहीं लगा सकते। फ्लैग के ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको मानना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पर इस चीज़ की भी हमारा फ्रीडम जो है उसको रिस्ट्रिक्शन दी है, रोक लगाई है। क्योंकि वैसे हर इंडियंस को अधिकार है कि अपने घर पर वो राष्ट्रीय झंडा लगा सकता है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी, ताकि झंडे का अपमान ना हो। उसी तरह से जब हमारे देश में वो आया, राइट टू फ्रीडम आया, तो राइट टू फ्रीडम, सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमारे ये अधिकार मिल गया कि हम गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पे फिर भी इसके अंदर एक रोक लगा दी गई कि बहुत सारे जो सीक्रेट प्लान्स हैं, जैसे आर्मी के कुछ सीक्रेट प्लान्स हैं या देश की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हैं, उनके बारे में हम आरटीआई लगाकर भी सूचनाएं नहीं ले सकते, क्योंकि उससे देश के ऊपर असर पड़ता है। तो इस वजह से इसके ऊपर रोक लगाई गई। तो हर जो अधिकार दिया है उस अधिकार के अंदर कुछ ना कुछ रोक भी साथ साथ ला दी गई है, ताकि उस अधिकार का सही अर्थ और सही मतलब निकल सके। एक केस हुआ था बॉम्बे के अंदर, काफ़ी फेमस केस है ये। इसके अंदर ये हुआ था कि एक बार बॉम्बे के अंदर बंद का ऐलान कर दिया था शिवसेना ने। उस समय जो सरकार थी बॉम्बे के अंदर वो कांग्रेस की थी, और शिवसेना पार्टी ने और बीजेपी ने वहाँ पे बंद का ऐलान कर दिया। तो वहाँ पे 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा, 3 दिन तक पूरा बॉम्बे ठप रहा। तो एक लड़की थी, उसने ये लिख दिया कि कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल रिवेंज की वजह से पूरे बॉम्बे को बैठा दिया 3 दिन के लिए। उसने अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर नॉर्मली लिख दिया ये। तो इस चीज़ का मुद्दा इतना बना कि उस लड़की को पुलिस ने उठा के अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। बोला कि आपने स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया है, यानी कि आपने सरकार की उस गतिविधि को क्रिटिसाइज की है जो सरकार ने लोगों की भलाई के लिए किया था। यानी कि गवर्नमेंट ने उसको फेल करने के लिए, शिवसेना के बंद के आह्वान को फेल करने के लिए पूरे बॉम्बे में लॉकडाउन कर दिया 3 दिन का, जिसकी वजह से ना कोई निकलेगा बाहर और ना उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा। तो उस लड़की ने अपने फेसबुक पेज पर नॉर्मली लिख दिया था ऐसा। श्रेया सिंघल नाम है उसका, आप देखोगे तो नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। श्रेया सिंघल का केस है 2008 का। तो इसके अंदर उसने नॉर्मली अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, लेकिन वो उतना वायरल हो गया था उसके फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड के थ्रू कि वो बहुत जगह, हर जगह फैल गया था। तो गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कि इसने गवर्नमेंट को डिफेमेशन किया है, गवर्नमेंट की छवि को बिगाड़ा है, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम का उसके ऊपर आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया था। उसके खिलाफ जब ये कोर्ट में गया केस, तो कोर्ट ने फिर उस लड़की को छोड़ दिया था और ये कहा था कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, किसी व्यक्ति को अपने विचारों को रखने का पूरा अधिकार है, हाँ, लेकिन वो विचारों को इस तरह रखे है किसी दूसरे के विचारों का उसमें नुकसान ना हो। तो यहाँ पर उस लड़की ने अपने विचार रखे थे, उसने किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई एम नहीं था उसका, या किसी के अधिकार को वो छीनने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि श्रेया सिंघल के केस में कि ये केस जो है ये डिफेमेशन का नहीं बनता, स्टेट अगेंस्ट क्राइम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर वो उस लड़की ने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। यानी कि वो लड़की 3 दिन तक अपने जॉब पे नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से उसकी जो सैलरी अकाउंट में आने वाली थी वो सैलरी उसके अकाउंट में नहीं आई। वो अपने माँ बाप से अलग रहती थी बॉम्बे में, तो उसको 3 दिन तक खाने की और हर चीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इवन जो है उसके पेरेंट्स भी पैसे नहीं भेज पा रहे थे, कुछ ऐसा भी रीज़न था लॉकडाउन की वजह से। तो इस वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी 3 दिन तक। इस वजह से परेशान होकर उसने वो फेसबुक पर लिख दिया था। लेकिन उसके लिखे हुए को गवर्नमेंट ने अपने अगेंस्ट क्राइम माना, क्योंकि उसका वो वायरल बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से गवर्नमेंट को ये लगा कि इसने स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो अलाउड है, लेकिन उसके अंदर सर्टेन लिमिटेशंस के साथ वो अलाउड है। और वैसे भी जब तक लिमिटेशंस नहीं होती तब तक आप उसकी पूरी आज़ादी का एंजॉय भी नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप पूरा फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हो तो सर्टेन लिमिटेशंस के अंदर ही आपको एंजॉय करनी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार मैंने वैसे लिख ही दिया है, आप पढ़ लेना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और सोशल मीडिया, काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर है, लेकिन आप जितना भी इसमें तैयार कर सकते हो उतना आप तैयार करना। जरूरी नहीं कि आप सारा कुछ इसमें से याद ही करो या सारा कुछ लिखो। बहुत सारा तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको आंसर की शॉर्टेज ना पड़े। 6 पेज का आंसर लिखना होता है, तो ये तो ज़्यादा ही होगा, 7-8 पेज का आंसर होगा कम से कम। इसमें से थोड़ा भी आपको याद रहेगा तो पूरा आंसर आपका बन जाएगा। लेकिन आप ये सारे पॉइंट्स को अपने तरीके से तैयार करना, अपने तरीके से आंसर लिखना।
अब जो है अगले क्लास में मैं आपको कराऊंगा ये आगे लॉ एंड मीडिया। तो आज की क्लास जो वीडियो है मैं आज ही ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की वो वीडियो देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आज की क्लास में आपको स्ट्रेटेजी शेयर की है कि किस तरह से आपको पढ़ना है आने वाले पेपर्स के लिए। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप भी सुन सकें। आपको कोई ऐसा लगता हो कि कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी बीच में सुनने में, तो दोबारा से सुन लेना, मैं आज का वीडियो आज ही ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आपके कोई डाउट है आज की क्लास से जुड़े हुए? नो सर। सर मुझे ना इंग्लिश के स्टोरीज वाले पीडीएफ चाहिए थे। मैंने आपको बताया था मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया था। मैंने तो आपको शायद सारे स्टोरी वाले पीडीएफ भेज दिए थे। सर नो, स्टोरी वाले नहीं है उसमें, बल्कि मतलब किसी भी सब्जेक्ट के ना सारे पीडीएफ नहीं है, छोड़ छोड़ के भेज रखे हैं आपने। नहीं, मैंने तो आपको पीडीएफ थोड़ा भेजा, मैंने तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं खाली। सर पीडीएफ भी भेजिए उससे पहले। अच्छा, लॉ एंड मीडिया की थी 2 और बाकी हाँ, भी थी, लॉ एंड मीडिया लेकिन की इंग्लिश तो की नहीं थी। जो मैंने आपको भेजी हैं 2 वो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके लॉ एंड मीडिया के। और ये सर आप ये दोबारा रिसेंड कर दीजिएगा मुझे ठीक सारे है, मैं सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और स्टोरीज भी। आपके पास जो जो सब्जेक्ट नहीं आया ना वो मुझे आप लिख के ग्रुप पे मेंशन कर देना, मैं वो वीडियो आपको सॉरी वो पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर, ओके।